नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। सबसे पहले बात करेंगे, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड की एक सीट राज्यसभा सीट के लिए कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या के मुताबिक बीजेपी 7 सदस्य भेज सकती है। 8वीं सीट के लिए गठजोड़ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी मेहनत थी उसका फल मिला थोड़ा देर से? नहीं, देर सवेर कुछ नहीं होती। पार्टी है, अनवरत प्रक्रिया है। कब किस बेटे से काम लेना ये पार्टी माँ के रूप में तय करती है और जब जिस बेटे की आवश्यकता होती है उसको आदेश करती है। हम उसी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ से दीपक के निशान पर काम शुरू किया था और पार्टी का हर आदेश हमें शिरोधार्य है। इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आपको लगता है क्या जो कास्ट का इक्वेशन है या क्षेत्र का इक्वेशन है वो काम किया? मैं इस वक्त तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय BL संतोष जी और आदरणीय अमित शाह जी सहित और माननीय राजनाथ सिंह जी, पूरे संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काम करने का मौका दिया। और कोशिश रहेगी मेरी कि जैसे पूर्व में मैं पार्टी के निर्देशों पर खरा उतरा हूँ, ऐसे ही मैं इस दायित्व पर भी खरा उतरूँगा। आप एक लंबे समय तक विधायक रहे, तब विपक्षी दलों की सरकारें भी रही, उस वक्त आप विपक्षी नेता के तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। अब तो आपकी सरकार है दोनों जगह, अब क्या रोल होगा? रोल कार्यकर्ता का होगा। जनता के साथ मिलकर चलकर जनता की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उसका उचित हल प्राप्त करके जनता तक पहुंचाना, ब्रिज के रूप में काम करने का अब कार्यकर्ता के रूप में मुझे मौका मिला है। तो राज्यसभा का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता है। चुनाव के लिए खास फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है और राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है ये भी आपको हम समझाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। राज्यसभा चुनाव का ये फॉर्मूला है। कुल 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और एक सीट के लिए औसतन 35 विधायक चाहिए होते हैं। ये समझना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सीट के लिए औसतन 35 विधायक चाहिए होते हैं। और अब ये देखना होगा, क्योंकि 6 नामों का तो ऐलान किया जा चुका है, 7वीं सीट पर किस नाम का ऐलान किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जो 8वीं सीट की बात की जा रही है उस पर क्या रणनीति होगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। 11वीं सीट पर घमासान जारी है। बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि SP गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। ये आपको 11वीं सीट पर घमासान जो है वो हम आपको समझा रहे हैं। बीजेपी को 7 और SP को 3 सीट मिलना तय माना जा रहा है। तो ये वो है 11वीं सीट का कि 11वीं सीट के लिए जो घमासान होगा वो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 6 नाम जो है उसका तो ऐलान कर दिया गया है। वहीं राधा मोहन अग्रवाल ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा का, किस तरह से देखते हैं? मैं एक निहायत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और संगठन मेरे खून में है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन्हीं भी शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित माननीय प्रधानमंत्री के लिए, माननीय गृह मंत्री के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए और यह कार्यालय की आत्मा हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो विश्वास पार्टी ने प्रकट किया है हम प्रयास करेंगे उसके योग्य बने। सर, क्या लग रहा था जिस तरीके से बीच जो राज्यसभा के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, इससे पहले आपको क्या कोई सूचना दी गई थी? क्या लग रहा था कि राज्यसभा भेजा जाएगा? हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया नहीं है। न तो प्रत्याशी को सूचना लेने का प्रयास करना चाहिए
और न ही पार्टी किसी को सूचना देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पद नहीं होता है, दायित्व होता है। जिस क्षण मैं शपथ लूँगा पार्टी मुझे दौड़ाना शुरू कर देगी। तो पार्टी किसी को नहीं बताती है जब तक घोषणा न हो जाए। जो लोग जानने का प्रयास करते हैं वो वही होते हैं जो संगठन को नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, अगर बात करें तो बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, 6 नामों का ऐलान कर दिया है। 7वां वो नाम कौन सा होगा जिसको लेकर चर्चा की जा रही है? संकेत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 6 नामों का ऐलान किया है और बीजेपी ने ये तय कर रखा था कि 8 प्रत्याशियों को वो इस बार जो 11 सीटें खाली हुई हैं उसमें राज्यसभा के 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। उसमें 6 नामों का जो ऐलान किया है इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को भली भांति सेट किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के हिसाब से जो रोड मैप तैयार किया गया है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में एक बात साफ है, चाहे वो हम बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन थे 2022 में, और अब उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तोहफा दिया गया है राज्यसभा का और वो राज्यसभा भेजे गए हैं। और जो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 6 नामों का ऐलान किया है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता यानी कि संगठन से जुड़े हुए लोग ही उसमें हैं। चाहे वो राधा मोहन दास अग्रवाल की अगर हम बात करें, गोरखपुर के सियासी समीकरण को, पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल के नाम का ऐलान किया गया, जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल का इस बार टिकट कट गया था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के नाम के ऐलान के पीछे क्षेत्रीय समीकरण तो साधे ही, इसके अलावा जो जाति समीकरण है वो भी साधे हैं। वैश्य समाज से वो आते हैं और यही वो वजह है कि वैश्य समाज से उन्होंने अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया है। नाम चल रहा था विराज सागर का नाम चल रहा था, नरेश अग्रवाल का नाम चल रहा था, लेकिन मौका जो दिया गया है वो दिया गया है राधा मोहन दास अग्रवाल को। अब देख सकते हैं BL वर्मा जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो भी आज पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। सर, आज आपने राज्यसभा के आपके प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, क्या किस नज़रिए से देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रत्याशियों का चयन करती है बहुत ही सोच विचार करके अच्छे कार्यकर्ताओं को निर्णय करती है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो कभी चुनाव न लड़े हो और राज्यसभा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है, ये काम केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है, किसी पार्टी में नहीं होता। सर, मुझे याद है कि जिस तरीके से पार्टी में अगर बनते हैं तो राम गोपाल यादव बनेंगे और या उनके परिवार में बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल, ये जिस तरीके से सर पिछली बार आपके ही नाम का ऐलान जब हुआ था तो भी एक दिन पहले जानकारी दी गई थी और उसमें भी तमाम नाम चौंकाने वाले थे। खुद आपका नाम, गीता साके का नाम, मैंने भी आपसे बात की थी उस दौरान। अब जो नाम आए हैं इसमें भी संगठन को तरजीह दी गई है, जो संगठन के पुराने संगठन को तरजीह दी गई है। अभी भी 2 मेरे राज्यसभा के जो अभी नॉमिनेट सांसद हुए हैं, होने जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। वो कह रहे आश्चर्य की बात करेंगे, मतलब पता ही नहीं था। हमने यहाँ ऐसा ही होता है, पता नहीं। और संकेत ये भी देखने को मिलता है कि बीजेपी जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है तो वाकई चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। लेकिन संकेत, सवाल इस बीच ये खड़े हो जाते हैं कि 7वीं सीट पर नाम का ऐलान कब होगा? ये देखिए, ये BL वर्मा थे, ये केंद्र में राज्य मंत्री हैं और आपको बता दें कि इनका प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत जोरों से नाम चर्चा में है। हमने इनसे अभी सवाल भी किया तो इन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया, मैं केंद्र में मंत्री हूं, अब मेरे पास एक जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है। तो ऐसे में एक बात और भी, ये एक बड़ी खबर निकल के आई कि खुद BL वर्मा नकार रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बनने जा रहे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया और इस बात को कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। वो हम देख सकते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल का जो नाम आया है उसमें भी ये बात साबित होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन के कार्यकर्ता हैं, वैश्य समाज से आते हैं और तमाम वैश्य समाज के ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे थे जो बड़े चेहरे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नए थे। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को तरजीह दी और इसी तरीके से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आया। कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। अब ये भी है कि जब 8वें भी सीट के नाम का ऐलान किया जाएगा तो आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, इस बात का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाया है। कल्पना सैनी रुड़की की रहने वाली हैं। फिलहाल वो उत्तराखंड में पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष हैं। कल्पना सैनी ने राज्यसभा का टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा भी किया है। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितनी आभारी हूँ अपने संगठन की। और मुझे गर्व भी है इस बात पर कि मेरे संगठन ने कभी अपने साधारण कार्यकर्ता को नज़रअंदाज नहीं किया। आज की मेरे को चुनना राज्यसभा के लिए संगठन के द्वारा, ये भी उसका एक उदाहरण है। और ये मेरा आश्वासन है संगठन को कि मैं संगठन की कसौटी पर हर तरह से खरी। मैंने अपने को कभी महिला मानकर किसी चुनौती को ये तो नहीं माना कि जो है चुनौती को महिला नहीं कर सकती। अगर ममता मई है महिला, तो महिला दुर्गा स्वरूपा भी तो है। मैं दुर्गा वाहिनी की संयोजिका रही हूँ 91 में। और आप सब तो मेरे अपने क्षेत्र के लोग हैं। आप लोगों ने मेरा जिलाध्यक्ष का कार्यकाल भी देखा होगा। और आयोग में भी अगर किसी के सामने कोई जो वहाँ गया है वादी, उसके सामने कोई समस्या है तो मैंने किसी भी स्तर पर जाने में कोई कोताही नहीं की। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मेरे लिए सदा कोई भी जो दायित्व दिया है मुझे संगठन ने, वो कार्य का दायित्व ही रहा है और ये भी रहेगा। और इस बीच लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह कार्यकर्ताओं की मेहनत यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई है, उसी तरह से अभी से 2024 की तैयारी में कार्यकर्ता जुट जाएं। सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट है, लेकिन बीएसपी ने उपचुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीएसपी ने आजमगढ़ सीट पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि रामपुर सीट पर उम्मीदवार ना उतारने का फैसला लिया है। अब जरा ये भी हम आपको समझाते हैं कि आजमगढ़ सीट की बात तो हम करेंगे, वो बात आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रथ रोकेगी बीएसपी, माया के चक्रव्यूह में फंस गई एसपी। आजमगढ़ में चुनौती, रामपुर में वॉक ओवर। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, आजमगढ़ और रामपुर। लेकिन एक सीट पर बीएसपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन रामपुर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आजमगढ़ में प्रत्याशी, रामपुर में क्यों नहीं? बीएसपी अखिलेश यादव को चुनौती देना चाहती है। बीएसपी ने आजमगढ़ सीट पर गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है।
जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं और दलित समाज बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। अब मायावती के इस कदम के पीछे का क्या गणित है, समझिए। आजमगढ़ सीट यादव बहुल क्षेत्र है। मुस्लिम वोटर्स दूसरे नंबर पर जबकि दलित तीसरे नंबर पर हैं। जाहिर है कि मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू जमाली को मुस्लिम समाज के कुछ वोट मिलेंगे, जबकि बीएसपी का कोर वोटर दलित समाज भी साथ आएगा। और माना यही जा रहा है कि बीएसपी इस गणित में अपनी जीत खोज रही है और अगर बीएसपी को जीत नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ सीट और समाजवादी पार्टी के लिए होम ग्राउंड पिच जैसी है, जिसे समाजवादी पार्टी गंवाना नहीं चाहेगी। लेकिन बीएसपी के कदम ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अगर 2014 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी के इस कदम का फायदा बीजेपी को होगा। अब आपको समझाते हैं। ये देखिए, आजमगढ़ में वोट बटेंगे। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह सांसद बने। इसके बाद आपको समझाते हैं कि बीजेपी ने रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, यह हम आपको बीजेपी की बता रहे हैं। बीएसपी से गुड्डू जमाली उम्मीदवार थे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2014 में एसपी को 35% वोट मिले थे, बीजेपी को 28% और बीएसपी को 27% वोट मिले थे। बीजेपी को 28 से 35% वोट मिलते रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। वहीं 2019 के नतीजे 2014 से उलट थे, बिल्कुल अलग तस्वीरें नजर आई थी। 2019 में एसपी को 60% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी का वोट फीसदी जो है वो बढ़ा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ को 35% वोट मिले थे। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये समझना बेहद ही जरूरी है कि क्या कुछ वहां पर समीकरण देखने को मिले थे और इसी बातों से ये समझा जाता है। और अब बात यहाँ पर कर लेते हैं, चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम चुका है। सीएम धामी ने, आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी है प्रचार प्रसार में, तो खुद सीएम धामी ने आज जमकर प्रचार भी किया है। चंपावत उपचुनाव के प्रचार का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी की जीत के लिए पार्टी के कई दिग्गज चंपावत के रण में उतरे। खुद सीएम धामी ने रविवार को टनकपुर में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। हमारे कार्यकर्ता घर तक जाएं और हम जितना हो सका है संभव कर रहे हैं कि सभी तक अपना निवेदन पहुंचा पाएं और यहाँ पर सभी वर्गों का, सभी पार्टियों के लोगों का भी सबका बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। मैं आभारी हूँ और सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि 31 मई का दिन एक उत्सव दिवस के रूप में मनाएं और मतदान 100% करें। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड यहाँ से। वहीं प्रचार के अंतिम दिन कई अलग तरीके के रंग भी नजर आए। सीएम धामी के मुखौटे के साथ लोगों को बैठे देखा गया। वहीं सीएम धामी ने भी एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे दुलार किया। बच्चा भी सीएम की गोद में जाकर काफी खुश नजर आया। तो महिलाओं में भी सीएम धामी का काफी क्रेज नजर आया। सीएम धामी ने भी खुद महिलाओं से बातचीत की। एक सभा के दौरान एक साधु ने भी सीएम धामी को फूलमाला पहनाई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने अपनी जीत का भी दावा किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो बिल्कुल हॉल के अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप सब लोगों की इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि नायक वोट हो, उज्ज्वली वोट हो या हमारा जनता कांग्रेस का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र से एक तरफा जो है आप सबका समर्थन मिलने वाला है और इस क्षेत्र से भारी बहुमत से एक तरफा कमल खिलने वाला है। चंपावत में 21 मई यानी मंगलवार को मतदान होना है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि चुनाव खुद सीएम धामी लड़ रहे हैं। चुनाव के नतीजे भले ही 3 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी अभी से अपनी एक तरफा जीत मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चारधाम की तर्ज पर चंपावत के पूर्णा पर्वत में बसा मां पूर्णागिरी धाम क्या राज्य का 5वां धाम बनेगा? सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने से मंदिर समिति की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक पूर्णगिरी धाम में इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर समिति का मानना है कि पूर्णगिरी धाम में हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें से 30 लाख श्रद्धालु 3 महीने यानी मार्च से जून तक चलने वाले मेले में मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में मंदिर समिति को उम्मीद है कि 4 धाम की तर्ज पर पूर्णगिरी धाम को भी विकसित किया जाएगा। उत्तर भारत का एक शक्तिपीठ धाम है, 4 धामों में से 5वां एक शक्तिपीठ ये है मां पूर्णागिरी धाम, जहां पर कम से कम 50 लाख 60 लाख के आसपास श्रद्धालु वर्ष भर में आते हैं। और यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये 4 धाम के बाद 5वां धाम ये मां पूर्णागिरी शक्तिपीठ बनेगा। हम ये चाहते हैं कि 4 धाम की तरह ये भी एक हमारा 5वां धाम बनना चाहिए। यहाँ पर इस मंदिर की और थोड़ी सी जीर्णोद्धार हुआ जाए। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे सीएम धामी भी खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें मां पूर्णगिरी ने ही चंपावत बुलाया है। इतना ही नहीं, चंपावत से टिकट फाइनल होने पर सीएम धामी अपने परिवार के साथ मां पूर्णगिरी के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन को परिवार के साथ आए थे। 4 धाम की तर्ज पर मां पूर्णगिरी धाम को विकसित करने के लिए न्यूज 18 के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को 4 धाम की तर्ज पर सुविधाएं मिले, इसको लेकर योजनाओं में काम किया जा रहा है। पूर्णागिरी धाम हमारा ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा धाम है और यहाँ पर पूरे साल भर में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, दर्शन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। 51 शक्तिपीठों में से मां पूर्णागिरी का धाम इस पूर्णागिरी पर्वत में है जो चंपावत में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ जो मंदिर समिति है वो भी चाहती है कि जो 50 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु यहाँ मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आते हैं, 4 धाम की तर्ज पर इस मां पूर्णागिरी के धाम को 5वां धाम बनाया जा सके, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, पूर्णागिरी धाम, चंपावत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हुई है और टक्कर से यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। थाना मूसानगर इलाके की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कानपुर देहात सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। तो थाना मूसानगर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और जोरदार टक्कर के बाद मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। और इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चित्रकूट जा रहे थे ये कार सवार जब ये बड़ा हादसा हुआ है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।